मेरा एसेट दो फंड इसलिए लेकर के आ रहा है ताकि निवेशक के पास ये ऑप्शन रहे कि उसको ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है कि उसको फंड ऑफ फंड का इस्तेमाल करना है। एंड जो भी निवेशक को सही लगे वो तरीका इस्तेमाल कर सकता है इस पोर्टफोलियो में एक्सपोजर लेने के लिए। बट इससे पहले मैं फंड के बारे में बात करूं, पहले मैं बताना चाहता हूं कि क्यों आज भारतीय निवेशक को बाहर के मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की सोचनी चाहिए। भारत का शेयर बाजार दुनिया के शेयर बाजार का सिर्फ 3% का हिस्सा है। इसका मतलब हमारे पास निवेश करने के लिए बहुत ही कम ऑप्शंस है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। अगर आप सोचें कि आप अपना फोन कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हैं, उस फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है, आप लोग मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, और आप लोग अगर कैब बुक कर रहे हैं तो कौन सी कंपनी की कैब बुक कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हमारी जिंदगी का कई ऐसी कंपनियां और सेक्टर हिस्सा बन चुके हैं जिनका निवेश हम भारतीय स्टॉक मार्केट के थ्रू नहीं कर सकते। एंड इसीलिए भारतीय निवेशक को अगर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो उसको भारत के बाहर देखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी कंपनियां और ऐसे सेक्टर्स बाहर जैसे यूएस मार्केट में लिस्टेड मिलेंगे। एंड आपको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपको ऐसी कंपनियों में एक्सपोजर लेना है तो। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हर साल और हर समय जरूरी नहीं है कि एक ही बाजार अच्छा करे। कभी भारत अच्छा करता है और कभी यूएस अच्छा करता है। कुछ साल ऐसे हैं जहां पे दोनों से बेहतर चाइना करते हैं या फिर यूरोप करते हैं। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो यूएस बाजार ने इंडियन स्टॉक मार्केट को तकरीबन 6 साल आउट परफॉर्म किया हुआ है। एंड ऐसे ही कुछ साल ऐसे हैं जहां के भारतीय बाजार ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है एंड यूएस से बेहतर रिटर्न दिए हुए हैं। सो अगर किसी भी निवेशक को रिटर्न्स जनरेट करने हैं तो उसको ना सिर्फ भारत के बाजार में इन्वेस्ट करना चाहिए बट उसको बाहर के बाजारों के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए एंड वहां पे भी निवेश करना चाहिए, क्योंकि जो बाजार अच्छा करेंगे आपको उस बाजार के थ्रू रिटर्न्स मिल सकते हैं। तीसरा कारण ये है कि जैसे जैसे इंडियन रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट होती है, मतलब उसका भाव कम होता है, उतना प्रतिशत मुनाफा आपके फंड को मिलता है। जैसे पिछले 10 साल में इंडियन करेंसी जो कि रुपए करीब 2.4% सालाना डिप्रिशिएट हुई है या कम हुई है यूएस डॉलर के मुकाबले। एंड ये 2.4% का जो मुनाफा है वो आपके फंड को आता है। हालांकि ये बात भी रखनी चाहिए दिमाग में कि कुछ साल जब इंडियन रुपी अच्छा करेगा डॉलर के अगेंस्ट, उस टाइम पे आपके रिटर्न्स को ये कम कर सकता है, बट लंबे समय में आपका इंडियन रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट ही होगा, कम ही होगा, बिकॉज दोनों अलग अलग इन्फ्लेशन रिजीम में है और भारत में इन्फ्लेशन ज्यादा है, यूएस में इन्फ्लेशन कम है। टिपिकली ऐसे टाइम पे जो भारत की करेंसी है वो यूएस करेंसी के अगेंस्ट डिप्रिशिएट होती है और इसकी वजह से आपको मुनाफा होता है आपके इन्वेस्टमेंट में। एंड आखिरी में आप अगर अलग अलग बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग देशों में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन देशों की जो परफॉर्मेंस होती है, बाजार की जो परफॉर्मेंस होती है वो दूसरे से अलग होती है, जिसकी वजह से आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई होता है, क्योंकि आप सिर्फ एक ही बाजार में इन्वेस्टेड नहीं है, आप मल्टीपल बाजारों में कई बाजारों में आपने पैसा लगा के रखा हुआ है, तो इसीलिए आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक निवेशक सिर्फ भारत के बाजार में इन्वेस्टेड है तो उसके ऊपर रिस्क ज्यादा है, क्योंकि उसका पूरी पूंजी एक ही बाजार पे निर्भर है। जबकि अगर आप अपने थोड़ा पैसा भारत के बाजार में लगा के रखा हुआ है, थोड़ा पैसा आपने यूएस बाजार में भी लगा के रखा हुआ है, तो आपने ज्यादा डाइवर्सिफाई किया हुआ है एंड ना कि आप सिर्फ
रिटर्न जनरेट करेंगे दोनों बाजार से, बट आपका रिस्क भी कम होगा क्योंकि आपने मल्टीपल बाजार में इन्वेस्ट करके रखा होगा। ये था कारण कि आपको क्यों बाहर के बाजार में दूसरे देशों में भी इन्वेस्ट करने की सोचनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे फैंग प्लस इंडेक्स की। फैंग प्लस इंडेक्स एक निफ्टी 50 इंडेक्स की तरह है। जैसे निफ्टी 50 आपके 50 स्टॉक्स को ट्रैक करता है, वैसे ही फैंग प्लस दुनिया की सबसे बड़ी जानी हुई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को ट्रैक करता है। इस पोर्टफोलियो में अभी 10 कंपनियां हैं जिनका नाम फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, टेस्ला, एनवीडिया, अलीबाबा एंड बाइडू है। एंड जैसे जैसे मैं इन कंपनियों का नाम ले रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कंपनियां आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं और ये कंपनियां कितनी बड़ी कंपनियां हैं। इन कंपनियों ने बाजार को बदला है, नए नए प्रोडक्ट्स ला करके, नई नई सर्विसेज ला करके। एंड इसीलिए आज की सोसाइटी और आज के हमारे रोजाना जिंदगी का ये हिस्सा बन चुके हैं। एंड और ये कंपनियां कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, ये कंपनियां कुल मिलाकर के इनका मार्केट कैप 7.7 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि 2.5 गुना है भारत के जीडीपी से। सो मैं बहुत बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूं और ये कंपनियां अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग सर्विसेज में, अलग अलग टेक्नोलॉजीज में लीडर है। और ये कंपनियां इस समय बहुत सी जो नई चीजें हो रही हैं हमारी जिंदगी में, उनको लीड कर रही हैं। ई कॉमर्स एक नया तरीका बन गया है हमारा रोजाना शॉपिंग करने का। इंटरनेट सर्फिंग अभी हर कोई करता है, कौन गूगल यूज नहीं करता है। नेटफ्लिक्स पे टीवी या मूवी कौन नहीं देखता है। एनवीडिया जो कि गेमिंग कंसोल्स बनाता है, आपका टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर के आ रहा है। शायद अगले 5-10 साल में हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करें। क्लाउड कंप्यूटिंग, आजकल आपको हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं है, आप अपना सारा डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू रिमोटली सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ये कंपनियां कर रही हैं और अपने अपने सेगमेंट में लीडर्स हैं। बट उससे बड़ी बात क्या है कि ये कंपनियां यहाँ इतना काम करके सिर्फ बैठी नहीं हुई हैं, ये लोग और भी नई चीजों के ऊपर काम कर रही हैं। अगर मैं इन 10 कंपनियों की बात करूं तो 2018 में इन कंपनियों ने कुल मिलाकर के 68 बिलियन डॉलर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाए थे, नई सर्विसेज और प्रोडक्ट बनाने के लिए लगाए थे। अगर मैं कंपेयर करूं तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का पूरा साइज 69 बिलियन डॉलर है। इन 10 कंपनियों ने मिल करके अपनी लाइफ टाइम में 1000 से ज्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट किया है या एक्वायर किया है, जिसका टोटल साइज 176 बिलियन डॉलर होता है। अगर फिर से मैं तुलना करूं तो रिलायंस इंडस्ट्री का टोटल साइज 181 बिलियन डॉलर है। सो ये कंपनियां सिर्फ अभी के प्रोडक्ट और सर्विसेज जो लेकर के आई हैं, इस पे नहीं बैठी हुई है और इसी के थ्रू ही आगे नहीं बढ़ना चाह रही है। ये लोग कई नई चीजों पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें काफी यकीन है कि ये कंपनियां आगे जाकर के भी अच्छा करेंगी। तो इन्होंने हमारे जीवन को अभी बदला है, जैसे हम अभी रह रहे हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। बट हमें काफी यकीन है कि आगे फ्यूचर में भी ये कंपनियां और बड़ी होंगी और हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती रहेंगी। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं 10 स्टॉक के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उसमें रिस्क ज्यादा हो सकता है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। बट NYSE फैंग प्लस इंडेक्स और ये जो पोर्टफोलियो है, ये किसी भी और पोर्टफोलियो से बहुत अलग है, क्योंकि मैं 10 बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की बात कर रहा हूं। जैसा मैंने आपको पहले बोला, इन सारी कंपनियों का कुल मिलाकर के मार्केट कैप 7.7 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि 2.5 गुना से ज्यादा है भारत की अर्थव्यवस्था के मुकाबले। अगर मैं बात करूं तो इनका रेवेन्यू 1.09 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है, जो कि भारत जितना कमा रहा है अपनी रिसीट में, उसका 3 गुने से ज्यादा है। इनका कैश बैलेंस 500 बिलियन डॉलर के ऊपर है, जो कि रिजर्व बैंक की फॉरेक्स रिजर्व का 85% है। और इनकी नेट इनकम 180 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि आप अगर सारे
कंपनियों को मिला ले जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उन सब की आय से ज्यादा है। सो ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, ये बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं। ये कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जो कि जिन्होंने हमारी सोसाइटी में बदलाव लेकर के आई हैं। ये ऐसी कंपनियां हैं जो कि इनोवेटर्स रही हैं पिछले 1-2 दशक में, और जैसे ये काम कर रही हैं, जैसे इनका स्वभाव है, ये आगे जाकर के भी इनोवेशन करती रहेंगी, आगे जाकर के भी नई नई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाती रहेंगी। और ये हमारी अगर जिंदगी का अभी हिस्सा है तो क्यों नहीं हम लोग इनको अपने पोर्टफोलियो का भी हिस्सा बनाएं। और जैसे ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगी, इनका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, वैसे ही अगर ये हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा होंगी, हम उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू रिटर्न्स भी ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो इन कंपनियों ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा किया है। पिछले 1 साल में इन कंपनियों ने और इस इंडेक्स ने 105.3% का रिटर्न दिया है, जिसको मैं अगर निफ्टी 50 से कंपेयर करूं तो निफ्टी 50 ने सिर्फ 31.3% का रिटर्न दिया है। ये तो हुई 1 साल की बात, लेकिन अगर मैं 5 साल की भी बात करूं तो एनवाईसी फैंग प्लस इंडेक्स ने पिछले 5 साल में 46.8% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने 17.3% का रिटर्न दिया है। हाँ, ये बात भी जाननी होगी कि एनवाईसी फैंग प्लस इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है, और उसका जिसका मतलब है कि मूवमेंट के मामले में वो थोड़ा सा ज्यादा ऊपर नीचे होता है निफ्टी 50 की तुलना में, लेकिन काफी कुछ कवर हो जाता है क्योंकि इसका रिटर्न इतना अच्छा है। अगर मैं कैलेंडर ईयर की बात करूं कि हर साल एनवाईसी फैंग प्लस इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया हुआ है, कितना रिटर्न दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल 2020 में एनवाईसी फैंग प्लस इंडेक्स ने 108% रिटर्न दिया है, 2019 में 42.9% रिटर्न दिया है, 2017 में 39.3% रिटर्न दिया है, एंड 2015 में 36.2% रिटर्न दिया है। सो पिछले कई सालों में एनवाईसी फैंग प्लस इंडेक्स ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। और अगर आप इसकी तुलना अगर निफ्टी 50 से कर रहे हैं या फिर नैस्डैक 100 से कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस पोर्टफोलियो की, इस इंडेक्स की परफॉर्मेंस काफी उम्दा रही है, इन दोनों से काफी अच्छी रही है। एक और काफी महत्वपूर्ण चीज है अगर हम लोग देखना चाहें उस पे, कि अगर मैं इस इंडेक्स में 3 साल तक निवेश किए हुए रहता, तो इस इंडेक्स ने, जैसा कि आप राइट साइड में देख सकते हैं, 36% रिटर्न दिया होता। अगर मैं तुलना करूं तो नैस्डैक ने सिर्फ 23% रिटर्न दिया था और S&P 500 ने सिर्फ 15.6% रिटर्न दिया था। वहीं पे अगर मैं इस इंडेक्स में 5 साल तक निवेश किया हुआ रहता, तो इस इंडेक्स ने 35.6% रिटर्न दिया था। और जब मैं तुलना करूं नैस्डैक और S&P 500 से, तो नैस्डैक ने 22.8% रिटर्न दिया है और आपका S&P 500 ने 15.1% रिटर्न दिया है। आखिरी में इस समय देखते हैं कि पोर्टफोलियो कैसा है एनवाईसी फैंग प्लस इंडेक्स का। तो हम लोग देख सकते हैं कि कंपनियों का जो वेट है इस इंडेक्स में वो 10% के आसपास रहेगा। हर क्वार्टर, हर 3 महीने में इसके वेट को वापस 10% ले आएंगे, एंड बीच में, क्वार्टर के बीच में, जैसी जिसकी प्राइस परफॉर्मेंस रहेगी, जैसे जो स्टॉक जैसे मूव करेगा, उसका वेट 10% से ज्यादा हो सकता है या 10% से कम हो सकता है, बट हर 3 महीने बीतने के बाद इस इंडेक्स को वापस 10% पे ले आएंगे, मतलब हर स्टॉक का वेट वापस 10% होगा, जिसका फायदा ये है कि आपको हर स्टॉक से परफॉर्मेंस मिलेगी उतनी ही, और आप जिसकी वजह से आपका रिस्क थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, क्योंकि ये जो पोर्टफोलियो है फिर वो इक्वल वेइंग बन जाता है। आपका रिस्क भी स्प्रेड आउट हो गया है और आपका रिटर्न भी जो जनरेट हो रहा है वो भी स्प्रेड आउट हो गया है। आखिरी में इस प्रोडक्ट को जो मेरा एसेट लेकर के आ रहा है, हमारा औचित्य ये है कि एक इन्वेस्टर जो कि इन बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में
इन्वेस्ट करना चाहता है वो इस फंड के थ्रू कर सकता है, बिकॉज भारत में सिर्फ यही एक फंड है जो काफी फोकस्ड एक्सपोजर दे रहा है आपको इन बड़ी कंपनियों में। इस फंड की कॉस्ट, जिसको टोटल एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, वो काफी कम है बाकी फंड के मुकाबले। आपको इसमें जैसे भारतीय मुद्रा डेप्रिशिएट होती है, आपको उसका भी फायदा मिलेगा। एंड साथ में ही आपको ऐसी कंपनियों और सेक्टर में एक्सपोजर मिलेगा जो कि भारत में मौजूद ही नहीं है। मैं उन कंपनियों की बात कर रहा हूँ जो कि जिन्होंने इनोवेशन में लीड लिया है पिछले 1-2 दशक में, और जैसे वो काम कर रही हैं वैसे अगले कई सालों तक वो लीडर रहेंगी अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में। आप इस पोर्टफोलियो में या तो ETF के थ्रू निवेश कर सकते हैं, और ये ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि आप एक्सचेंज पे खरीद बेच सकते हैं लिस्ट होने के बाद। बट NFO पीरियड में आप डायरेक्टली पेटीएम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। और अगर आपको फंड ऑफ फंड पसंद है, जो कि एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, तो आप फंड ऑफ फंड में भी निवेश कर सकते हैं, फिर से पेटीएम के थ्रू निवेश कर सकते हैं इसमें। मेरी तरफ से बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस फंड के बारे में ज्यादा समझ में आया होगा इस वीडियो के बाद। धन्यवाद।